तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसे को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ऑन शेकिंग हैंड्स बाय एजी गार्डिनर। तो चलिए हमारे ऐसे में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे राइटर के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि हमारे राइटर के बारे में यहाँ पर क्या बताया गया है। दोस्तों अगर बात की जाए हमारे राइटर के बारे में तो इनका पूरा नाम अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर है और इनका जो जन्म है वो 2 जून 1865 इंग्लैंड में हुआ था। दोस्तों वो एक इंग्लिश जर्नलिस्ट, एडिटर एंड ऑथर थे। उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जैसे कि पेबल्स ऑन द शोर, लिव्स इन द विंड, ऑन शेकिंग हैंड्स एक्सेट्रा। और लास्टली उनकी जो डेथ है वो 3 मार्च 1946 इंग्लैंड में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली हमारे राइटर के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमारे ऐसे को हम जो है वो लाइन टू लाइन अच्छे से मतलब कि डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस ऐसे की हमारी शुरुआत इस तरह से होती है। If there is one custom that might be assumed to be beyond criticism, it is the custom of shaking hands. But it seems that even this innocent and amiable practice is upon its trial. दोस्तों इस लाइन में राइटर ये कहना चाहते हैं कि हाथ मिलाना यानी कि हैंडशेक एक ऐसी आदत है जिसके बारे में नॉर्मली कोई सवाल नहीं उठाता, यानी कि कोई क्वेश्चन नहीं उठाता। मतलब कि लोग मान लेते हैं कि ये बिल्कुल नॉर्मल, अच्छी और सेफ आदत है, यानी कि अच्छी कस्टम है, अच्छा रीति रिवाज है, जिसको क्रिटिसाइज करना या फिर गलत कहना बहुत ही अजीब लग सकता है क्योंकि ये दोस्ती, रिस्पेक्ट और ग्रीटिंग का सिंबल माना जाता है। जैसे जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं या फिर अपना एग्रीमेंट शो करते हैं तो हम हाथ मिलाते हैं। लेकिन राइटर आगे ये भी बोलते हैं कि ये जो बिल्कुल सिंपल और इनोसेंट लगने वाली प्रैक्टिस है वो भी ट्रायल पर है, मतलब कि लोग इसको भी डाउट की नज़र से देखने लगे हैं। इसके फायदे और नुकसान पर बात हो रही है। यहाँ पर इनडायरेक्टली ये आइडिया आ रहा है कि टाइम के साथ सोसाइटी के रूल्स और हैबिट्स चेंज होते रहते हैं। जो चीज़ पहले जो है वो बिल्कुल नॉर्मल लगती थी वो बाद में प्रॉब्लम वाली चीज़ लगने लगती है, जैसे बीमारियों के स्प्रेड होने का डर या फिर हाइजीन का इश्यू। ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब कि हैंडशेक से आजकल जनरेट हो रही है। एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं तो पहले लोग बिना सोचे समझे हैंडशेक कर लेते थे, यानी कि हाथ मिला लेते थे। लेकिन जब से जर्म्स, इन्फेक्शन और हेल्थ अवेयरनेस बढ़ी है तब से लोग सोचने लगे हैं कि क्या ये सच में सेफ है या फिर नहीं। टू ओवरऑल ये लाइंस ये बताती है कि कोई भी कस्टम चाहे वो कितना भी अच्छा या फिर सिंपल क्यों ना लगता हो वो भी सवाल के दायरे में आ सकता है और उस पर भी डिस्कशन हो सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी पहली लाइन में हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद है अ हैवी इंडिक्टमेंट हैज़ बीन डायरेक्टेड अगेंस्ट इट इन द प्रेस ऑन द हाइजीनिक ग्राउंड्स एंड वी आर अर्ज टू अडॉप्ट सम हेल्दियर मोड ऑफ एक्सप्रेसिंग अवर म्यूचुअल इमोशन व्हेन वी मीट और पार्ट। दोस्तों इन लाइंस में हमारे राइटर ये बताना चाहते हैं कि हैंडशेक के अगेंस्ट मीडिया यानी कि न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स में काफ़ी कुछ स्ट्रॉन्ग एलिगेशंस लगाए गए हैं और ये सब हेल्थ और सफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जा रहा है। यहाँ पर हैवी इंडिक्टमेंट का मतलब है कि हाथ मिलाने को सीरियसली ब्लेम किया जा रहा है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और हाइजीनिक ग्राउंड्स का मतलब है यहाँ पर कहा जा रहा है कि हैंडशेक साफ सुथरा नहीं है और इससे जर्म्स और बीमारियां फैल सकती है। और ये जो प्रेस है वो लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि जब हम मिलते हैं या फिर अलविदा कहते हैं तो अपनी फीलिंग्स या फिर रिस्पेक्ट दिखाने के लिए कोई और ज़्यादा हेल्दी तरीका यूज़ करना चाहिए, जैसे कि सिर्फ हाथ हिला देना, नमस्ते कर लेना या फिर बस स्माइल कर देना। मतलब कि ये नहीं कहा जा रहा है कि दोस्ती या फिर रिस्पेक्ट को कम कर दो, बल्कि सिर्फ ये बोला जा रहा है कि इमोशन एक्सप्रेस करने का तरीका चेंज कर दो ताकि हेल्थ का रिस्क कम हो। एक्स्ट्रा तौर पर अगर आगे देखा जाए तो ये बताया जा रहा है कि ये जो लाइन है वो हमें ये दिखाती है कि सोसाइटी अब पहले से ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गई है और लोग जो है वो छोटी छोटी हैबिट्स पर भी सोचने लगे हैं। जो बिल्कुल पहले नॉर्मल लगती थी वो अब हमारे लिए जो है वो थोड़ी प्रॉब्लम बन गई है। जैसे आजकल लोग जो है वो पब्लिक प्लेसेस में कुछ भी किसी भी चीज़ को छूने से पहले, टच करने से पहले भी सोचते हैं, वैसे ही हैंडशेक को भी लोग अब रिस्क की तरह देखने लगे हैं। इसलिए सेफर ऑप्शन सजेस्ट यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इस एक लाइन में हमें समझाया गया है। दोस्तों आगे हमारे राइटर कहते हैं आई थिंक इट वुड नीड अ प्रिटी स्टिफ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड अ हैवी कोड ऑफ पेनाल्टीज टू ब्रेक अस ऑफ अ सो ग्रेन्ड हैबिट।
दोस्तों इस लाइन में राइटर अपनी पर्सनल सोच बता रहे हैं और थोड़ा सा ह्यूमरस टोन भी यूज़ कर रहे हैं। राइटर कह रहे हैं कि हैंडशेक जैसी आदत को छोड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये एक सोग्रेंड हैबिट है। मतलब कि ये जो आदत है वो हम लोगों के बिहेवियर में बहुत ही गहरी तरीके से बैठ चुकी है और सालों से चली आ रही है। राइटर एग्जैजरेशन के साथ बोलते हैं कि शायद इस आदत को छुड़वाने के लिए पार्लियामेंट का कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ बनाना पड़ेगा, यानी कि बहुत ही सख्त रूल बनाना पड़ेगा, और साथ ही साथ हैवी पेनाल्टीज यानी कि बड़े बड़े फाइन्स या फिर पनिशमेंट भी रखनी पड़ेगी, तब जाकर लोग हैंडशेक करना छोड़ेंगे या फिर तब भी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर राइटर इनडायरेक्टली ये समझा रहे हैं कि सिर्फ एडवाइस देने से या फिर आर्टिकल लिखने से लोग अपनी पुरानी आदतें इजीली नहीं बदलते, क्योंकि डेली लाइफ में हम बिना सोचे समझे अपना हाथ आगे बढ़ा देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो अगर आज भी आपका कोई क्लोज फ्रेंड आपको मिल जाता है तो हेल्थ के रूल्स याद होने के बाद भी आपका जो हाथ है वो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ बढ़ जाता है हाथ मिलाने के लिए। तो ओवरऑल ये जो लाइन है वो ये दिखाती है कि कुछ कस्टम्स इतने स्ट्रांगली हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुके होते हैं कि उनको तोड़ना या फिर उनको बदलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, चाहे लोग उनके नुकसान समझ भी क्यों ना ले। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद आगे हमारे राइटर कहते हैं, ऑफ कोर्स देयर आर मेनी पीपल इन द वर्ल्ड हु गो थ्रू लाइफ विदाउट एवर शेकिंग हैंड्स, प्रोबेबली मोस्ट पीपल इन द वर्ल्ड मैनेज टू डू सो। दोस्तों इस लाइन में हमारे राइटर अपनी बात को थोड़ा और बैलेंस करते हुए ये कह रहे हैं कि ये मानना गलत होगा कि सब लोग हैंडशेक करते ही हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो पूरी ज़िंदगी बिना कभी भी हाथ मिलाए ही निकाल देते हैं। राइटर ये भी बोलते हैं कि हो सकता है कि दुनिया के ज़्यादातर लोग एक्चुअली ऐसे ही हो जो हैंडशेक के बिना अपनी लाइफ इजीली मैनेज कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो हैंडशेक है वो कोई लाइफ इसेंशियल चीज़ नहीं है कि जिसके बिना लोग मिल ही ना पाए, यानी कि इसके बिना भी लोग मिलते हैं, बातें भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी दिखाते हैं और रिलेशनशिप्स भी मेंटेन कर पाते हैं। यहाँ पर इनडायरेक्टली ये पॉइंट आ रहा है कि हैंडशेक सिर्फ एक कल्चरल हैबिट है जो कुछ सोसाइटीज़ में कॉमन है, लेकिन हर जगह ज़रूरी नहीं होती। जैसे कि एग्जांपल के लिए कई कंट्रीज़ में जो है वो लोग नमस्ते करते हैं या फिर बो करते हैं, यानी कि थोड़ा झुक के जो है वो मतलब कि अपनी रिस्पेक्ट दिखाते हैं, या सिर्फ स्माइल से ग्रीटिंग कर लेते हैं और उनकी लाइफ भी मतलब कि बिल्कुल नॉर्मल चलती है। तो ये जो लाइंस है वो ये समझाती है कि अगर हैंडशेक को छोड़ भी दिया जाए तो हमारी लाइफ रुक नहीं जाएगी, बल्कि लोग नेचुरली दूसरे तरीकों से अपनी फीलिंग्स और रिस्पेक्ट शो कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद आगे है, द जापानीज बोज एंड द इंडियन सलाम्स एंड द चाइनीज मेक अ ग्रेव मोशन ऑफ द हैंड एंड द अरब टचेज द ब्रेस्ट ऑफ हिज फ्रेंड एट पार्टिंग विद द टिप्स ऑफ हिज फिंगर्स। दोस्तों इस लाइन में राइटर जो है वो डिफरेंट कंट्रीज और कल्चर्स के एग्जाम्पल देकर ये समझा रहे हैं कि ग्रीटिंग और गुड बाय बोलने के लिए सिर्फ हैंडशेक करना ही ज़रूरी नहीं होता है। राइटर बताते हैं कि जापान के जो लोग हैं वो एक दूसरे को बो करके ग्रीट करते हैं, मतलब कि थोड़ा झुक कर रिस्पेक्ट दिखाते हैं। इंडिया में जो लोग हैं वो सलाम या फिर नमस्ते जैसे तरीके से मिलते हैं, जिसमें हाथ जोड़ने या फिर सिर झुकाने से रिस्पेक्ट शो होती है बिना किसी फिजिकल टच के। और चाइना में लोग जो है वो हाथ को शांत और सीरियस तरीके से मूव करके ग्रीटिंग करते हैं, जो ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं होती बल्कि सिंपल और रिस्पेक्टफुल लगती है। और अरब कल्चर में जब लोग अलविदा कहते हैं तो वो अपने दोस्त के सामने हाथ की उंगलियों से अपना सीना टच करते हैं, जो दिल से रिस्पेक्ट और क्लोजनेस को दिखाता है। इन सब एग्जाम्पल से राइटर ये बताना चाहते हैं कि हर कल्चर का अपना एक अलग स्टाइल होता है फीलिंग्स और रिस्पेक्ट दिखाने का, और ये सब बिना हैंडशेक के भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पर ये बात समझाई जा रही है कि अगर दुनिया के इतने सारे लोग बिना हाथ मिलाए भी अच्छे से एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं तो हैंडशेक को इतना कंपलसरी मानना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इमोशन का मेन मतलब तरीका नहीं होता है बल्कि इंटेंशन होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद है, बाय कंपैरिजन विद दिस मोड्स ऑफ सैल्यूटेशन इट मे बी दैट अवर वेस्टर्न कस्टम ऑफ शेकिंग ईच अदर बाय द हैंड सीम्स कोर्स एंड bucolic, just as our custom of promiscuous kissing seems an unintelligible indecency to the Japanese, to whom osculation has an exclusive sexual significance that we do not attach to it। दोस्तों इन लाइंस में हमारे जो राइटर है वो एक कंपैरिजन करके एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट समझा रहे हैं। राइटर कह रहे हैं कि जब हम जापानीज, इंडियन, चाइनीज और अरब लोगों की ग्रीटिंग के तरीकों से अपना वेस्टर्न हैंडशेक कंपेयर करते हैं तो हो सकता है कि हमारा हाथ पकड़ पकड़ कर जोर से हिलाना वो हमें थोड़ा जो है वो रफ, अनसोफिस्टिकेटेड या फिर गाँव टाइप लगने लगे, यानी कि ज़्यादा रिफाइन नहीं लगता। यहाँ पर कोर्स एंड ब्यूकॉलिक का मतलब है कि ये जो तरीका है, मतलब कि हाथ पकड़ कर थोड़ा सा हिलाना, ये जो तरीका है वो हमें थोड़ा भद्दा या फिर सिंपल सा लगता है,
जबकि दूसरे कल्चर्स के काम और डिस्टेंस बेस्ड ग्रीटिंग से जो है वो जब हम कंपेयर करते हैं तो वो हमें ज़्यादा नॉर्मल या फिर अच्छा लगता है। आगे राइटर एक और एग्जाम्पल देते हैं और बोलते हैं कि जैसे हमें लोगों को मिलते वक्त या फिर बाय बोलते वक्त जो है वो रैंडमली किस करना नॉर्मल लगता है, वैसे ही जापानीज लोगों को ये बिल्कुल भी समझ के बाहर या फिर इनडिसेंट लगा है। मतलब कि उनके लिए किसिंग सिर्फ सेक्सुअल मीनिंग रखती है, मतलब कि वो इससे सिर्फ रोमांटिक या फिर फिजिकल रिलेशन से जोड़ते हैं। जबकि वेस्टर्न कल्चर में किस का मतलब हर बार सेक्सुअल नहीं होता है, कभी वो अफेक्शन होता है, कभी ग्रीटिंग भी हो सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग मतलब कि मीनिंग के अकॉर्डिंग उस मतलब कि उस चीज़ का यहाँ पर मतलब रखा जाता है। यानी कि इस पूरी लाइन का मेन मैसेज ये है कि कोई भी कस्टम तब तक नॉर्मल लगता है जब तक वो अपनी कल्चर के अंदर हो, लेकिन जब दूसरी कल्चर की नज़र से देखा जाए तो वो चीज़ हमें थोड़ी अजीब, रूड या फिर गलत भी लग सकती है। राइटर यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि हम अपनी आदतों को यूनिवर्सल सच मान लेते हैं, लेकिन असल में क्या होता है कि हर कल्चर में अपने अलग मीनिंग्स और बाउंड्रीज होती है, और इसी वजह से एक ही एक्शन अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से समझा जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे इन कुछ लाइंस में हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद आगे हमारे राइटर कहते हैं, इन द मैटर ऑफ किसिंग इट इज ट्रू वी हैव बिकम मच मोर रिस्ट्रेन दैन आवर एंसेस्टर्स। एवरीवन हैज रीड द फेमस पैसेज इन एरास्मस लेटर इन विच ही डिस्क्राइब्स हाउ पीपल यूज्ड टू किस इन ट्यूडोर इंग्लैंड एंड हाउ by the way that learned and holy man enjoyed it. He could not write so of us today, and there is one connection in which kissing has never been a common form of salutation with us. Masculine kissing is an entirely continental habit chiefly cultivated among the Russians. दोस्तों इस पैराग्राफ में राइटर किसिंग के टॉपिक पर बात कर रहे हैं और बताते हैं कि टाइम के साथ लोगों का बिहेवियर काफ़ी चेंज हो गया है। राइटर कहते हैं कि आज के टाइम में हम लोग किसिंग के मामले में अपने पुरखों के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल और रिजर्व्ड हो गए हैं। वो एग्जाम्पल देते हैं एरास्मस नाम के राइटर के लेटर्स का, जिसमें एरास्मस ने लिखा था कि ट्यूडोर इंग्लैंड के टाइम पर लोग कैसे फ्रीली एक दूसरे को किस करते थे, और सिर्फ नॉर्मल लोग ही नहीं बल्कि जो पढ़े लिखे और रिलीजियस लोग थे उनको भी इसमें कोई दिक्कत या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वो इसे और भी ज़्यादा इंजॉय करते थे। राइटर बोलते हैं कि इरास्मस आज के सोसाइटी के बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिख सकता, क्योंकि आज लोग इतने ज़्यादा ओपन नहीं रहे। आगे राइटर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं कि हमारे कल्चर में किसिंग कभी भी एक कॉमन ग्रीटिंग का तरीका था ही नहीं, खासकर मर्दों के बीच, यानी कि मेल टू मेल किसिंग हमारे यहाँ पर नॉर्मल बात नहीं मानी जाती थी। राइटर बताते हैं कि मर्दों का एक दूसरे को किस करना ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ की हैबिट है, और स्पेशली रशिया में ये काफ़ी कॉमन है। ओवरऑल राइटर ये समझा रहे हैं कि कस्टम्स हर जगह टाइम और मतलब कि टाइम के हिसाब से और जगह के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। जो चीज़ पहले नॉर्मल थी वो आज ऑकवर्ड लग सकती है, और जो चीज़ दूसरे कंट्रीज़ में नॉर्मल है वो हमारे लिए स्ट्रेंज हो सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों आगे हमारे राइटर कहते हैं, द ग्रेटेस्ट डिस्प्ले ऑफ किसिंग आई हैव एवर विटनेस्ड वॉज एट प्रिंस क्रोपोटकिन्स हाउस. He was then living at Brighton. On his 70th birthday, a procession of aged and bearded Russian patriarchs came to bring greetings, and as each one entered the room, he rushed at the sage, flung his arms about his neck, and gave him a resounding smack on each whiskered cheek, and Kropotkin gave resounding smacks in return. दोस्तों इन लाइन्स में राइटर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ताकि ये दिखाया जा सके कि कुछ कल्चर्स में जो है वो किसिंग का कस्टम कितना स्ट्रॉन्ग और नॉर्मल है। राइटर बोलते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा किसिंग का सीन प्रिंस क्रोपोटकिन के घर पर देखा, जब क्रोपोटकिन ब्राइटन में रहते थे और उनका 70वां जन्मदिन था, यानी कि 70th बर्थडे था। उस दिन जो है वो मतलब कि काफ़ी सारे एजेड दाढ़ी वाले रशियन एल्डर्स एक लाइन या फिर प्रोसेशन बनाकर उनको विश करने आए। जैसे ही हर एक आदमी रूम में एंटर करता था तो वो सीधा क्रोपोटकिन की तरफ भागता था, उनके गले में हाथ डाल देता था और उनके दोनों गालों पर जोरदार किस करता था। ये जो किसेस थे वो नॉर्मल या फिर हल्की सी नहीं थी, बल्कि काफ़ी लाउड और एनर्जेटिक थी, जिससे क्लियरली पता चलता है कि वो जो लोग हैं वो अपनी रिस्पेक्ट और अफेक्शन ओपनली दिखाना चाहते थे। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि क्रोपोटकिन भी बिल्कुल ऑकवर्ड नहीं हुए, बल्कि उन्होंने भी उतने ही जोर से उनको किसेस रिटर्न दिए। इस पूरे सीन से राइटर ये समझा रहे हैं कि रशियन कल्चर में खासकर मर्दों के बीच किसिंग बिल्कुल नॉर्मल और एक्सेप्टेबल है, और इसमें कोई शर्म या फिर गलत फीलिंग नहीं है। एक्स्ट्रा तौर पर ये जो एग्जाम्पल है वो हमें ये भी दिखाता है कि जो चीज़ हमें स्ट्रेंज या फिर ओवर लग सकती है वो किसी न किसी कल्चर में बिल्कुल नॉर्मल होती है, और ग्रीटिंग्स का तरीका हर सोसाइटी में अलग हो सकता है, बस इंटेंशन सेम होता है, और वो इंटेंशन क्या होता है तो रिस्पेक्ट और अफेक्शन दिखाना। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है।
दोस्तों इसके बाद है दिस इज कैरिंग हार्टीनेस टू फार फॉर अवर ऑस्टियर टेस्ट आई डो नॉट थिंक दैट इंग्लिशमैन कुड बी ब्राइब टू किस ईच अदर बट आई कैन नॉट कंसीव दैट दे विल एवर बी आर्ग्यूड आउट ऑफ शेकिंग हैंड्स विद ईच अदर। दोस्तों इस लाइन में हमारे जो राइटर है वो अपनी कल्चर और मेंटालिटी को सामने रखकर बात कर रहे हैं। राइटर कह रहे हैं कि रशियन लोगों का जो इतना ज़्यादा ओपनली हगिंग और किसिंग वाला जो तरीका है वो इंग्लिश लोगों के लिए कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश लोगों का जो नेचर है वो थोड़ा सीरियस, थोड़ा रिजर्व और कंट्रोल्ड होता है। इसलिए उनके टेस्ट के हिसाब से इतनी ज़्यादा हार्टीनेस या फिर इमोशनल डिस्प्ले अनकंफर्टेबल लग सकती है। राइटर क्लियरली बोलते हैं कि उसे बिल्कुल नहीं लगता कि यानी कि मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि इंग्लिश लोगों को कभी भी एक दूसरे को किस करने के लिए मनाया जा सकता है, चाहे कोई उन्हें बड़ा सा रिवॉर्ड दे दिया जाए, चाहे उन्हें रिश्वत ही क्यों ना दे दी जाए। मतलब कि ये जो चीज़ है किसिंग वाली, ये उनकी मेंटालिटी के बिल्कुल अगेंस्ट है, यानी कि खिलाफ है। लेकिन साथ ही साथ राइटर ये भी कहते हैं कि जितना मुश्किल इंग्लिश लोगों के लिए किसिंग एक्सेप्ट करना है, उतना ही मुश्किल जो है वो ये सोचना है कि वो कभी भी हैंडशेक को छोड़ पाएंगे। राइटर का मानना है कि चाहे लोग कितने भी लॉजिक, हेल्थ के रीजंस या फिर आर्ग्यूमेंट्स दे लेकिन इंग्लिश लोग हाथ मिलाना छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि हैंडशेक उनकी आदत, उनकी कल्चर और उनकी डेली लाइफ का इतना नेचुरल हिस्सा बन चुका है कि अब उनके लिए ये छोड़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। ओवरऑल ये लाइंस ये दिखाती है कि हर कल्चर के लोग की कंफर्ट लिमिट्स होती है। कुछ चीज़ें उनके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल होती है और कुछ चीज़ें इतनी नॉर्मल होती है कि उनको जो है वो बदलना बिल्कुल नामुमकिन होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों आगे हमारे राइटर कहते हैं अ ग्रीटिंग विच वी रियली फील विदाउट अ ग्रिप ऑफ द हैंड टू अकम्पनी इट वुड सेम लाइक अ रिपल्स और अ सैक्रिलेज। इट वुड बी अ बॉन्ड विदाउट अ सील एज कोल्ड एज अ स्टेप मदर्स ब्रेथ, एज ऑफिशियल एज अ टाइप रिटन लेटर विद अ टाइप रिटन सिग्नेचर। दोस्तों इस लाइन में हमारे राइटर ये समझा रहे हैं कि ये जो हैंड शेक है वो इंग्लिश लोगों के लिए सिर्फ एक फॉर्मल एक्शन नहीं है, बल्कि फीलिंग का हिस्सा बन चुका है। राइटर कह रहे हैं कि अगर कोई ग्रीटिंग सिर्फ वर्ड्स में हो और उसके साथ हाथ मिलाना ना हो तो वो ग्रीटिंग उन्हें ठंडी, दूरी वाली या फिर इवन थोड़ी इंसल्टिंग से लगती है, जैसे कि सामने वाला प्रॉपरली एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। यहाँ पर रिपल्स का मतलब है रिजेक्शन जैसा फील होना, और सैक्रिलेज का मतलब है कि कुछ ऐसा, जैसा कि मतलब कुछ गलत या फिर डिसरेस्पेक्टफुल लगना, तो उसे सैक्रिलेज कहते हैं। मतलब कि हमारे राइटर कहते हैं कि इंग्लिश लोगों के बीच ये जो हैंडशेक का कल्चर है वो इतना ज़्यादा गहरा है कि एक आध बार अगर कोई व्यक्ति हैंडशेक ना भी करे और सिर्फ ऐसे ही बात करके चला जाए तो सामने वाले को ऐसा लगने लगता है कि जैसे इसने मेरी बेइज्जती की है या फिर इसका और मेरा जो है वो कोई कनेक्शन नहीं है। यानी कि हैंडशेक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस उनके लिए रखता है कि उनको जो है वो हैंडशेक से ही सब कुछ, सारी चीज़ें पता चलती है कि मेरी डिसरिस्पेक्ट हुई है या फिर कुछ और। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें बताया गया है। राइटर जो है वो आगे एग्जाम्पल देकर बात और भी ज़्यादा क्लियर करते हैं कि वो बोलते हैं कि बिना हैंडशेक की ग्रीटिंग बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे कि कोई बॉन्ड तो बना हो लेकिन उस पर कोई सील ना लगी हो, उस पर कोई मोहर ना लगी हो। मतलब कि बात तो हुई पर उसमें कोई वार्मथ या फिर कन्फर्मेशन नहीं है। फिर वो कंपेयर करते हैं स्टेप मदर की सांस से, जो कि नॉर्मली ठंडी और इमोशनलेस मानी जाती है, और फिर एक टाइप रिटन लेटर से जिसमें टाइप रिटन ही सिग्नेचर किए गए हैं मशीन से। तो ये बिल्कुल वैसा होता है। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि यानी कि सब कुछ ऑफिशियल, फॉर्मल और बिना पर्सनल टच जैसा लगता है अगर कोई भी मतलब कि सिर्फ बात करे और हाथ ना मिलाए तो। इन कंपैरिजन से राइटर ये बताना चाहते हैं कि हैंडशेक जो है वो इंग्लिश कल्चर में वार्मथ, ट्रस्ट और सिंसियरिटी का साइन है, और इसके बिना ग्रीटिंग उन्हें बस एक फॉर्मल प्रोसेस लगती है जिसमें दिल से कनेक्शन वाली जो बात है वो मिसिंग होती है। ओवरऑल ये जो लाइंस है वो ये दिखाती है कि कुछ कस्टम्स इतने इमोशनली रूटेड हो जाते हैं कि उनके बिना नॉर्मल बात भी बेजान और आर्टिफिशियल यानी कि नकली लगने लगती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें बताया गया है। दोस्तों इसके बाद है इट वुड बी लाइक डिनाइंग अवर हैंड्स देयर नेचुरल ऑफिस, दे वुड रिवॉल्ट, दे वुड नॉट रिमेन इन अवर पॉकेट्स और बिहाइंड आवर बैग्स और टॉइंग विद अ बटन, वी शुड हैव अ चेन देम अप, सो इंस्टिंक्टिव एंड इम्पेचुअस इज देयर इम्पल्स टू लीप एट अ ब्रदर हैंड। दोस्तों इन लाइन में हमारे राइटर थोड़ा एग्जैजरेशन और इमेजिनेशन का यूज़ करके ये समझा रहे हैं कि हैंडशेक इतनी नेचुरल आदत बन चुकी है कि जैसे हाथों का असली काम ही वो है। मतलब कि राइटर कह रहे हैं कि अगर हम हाथों को हैंडशेक करने से रोक दें तो ये ऐसा होगा जैसे कि हम उनसे उनका नेचुरल रोल छीन रहे हैं। वो मजाक के टोन में बोलते हैं कि हाथ इस बात के खिलाफ जो है वो रिवोल्ट कर देंगे, मतलब कि वो शांत नहीं रहेंगे। राइटर इमेजिन करते हैं कि हाथ ना तो पॉकेट में चुपचाप रहेंगे, ना ही पीछे बंद कर रखे जा सकेंगे, और ना ही बटन या फिर किसी चीज़ से खेल कर कंट्रोल में आएंगे। उनके हिसाब से हाथों का जो इंस्टिंक्ट है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि जैसे ही कोई दूसरा हाथ हमारे सामने आता है तो वो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ जंप करना चाहेंगे। इसलिए राइटर बोलते हैं कि अगर हैंडशेक बंद करना हो तो शायद हाथों को चेन से बांधना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली
ऑब्वियसली एक फनी एग्जैजरेशन है। इस पूरी बात का मतलब ये है कि हैंडशेक कोई सोच समझ कर किया गया एक्शन नहीं रहा, बल्कि ये एक रिफ्लेक्स बन चुका है, यानी कि बिना सोचे समझे हो जाता है। राइटर यहाँ पर ये क्लियरली दिखाते हैं कि कुछ आदतें इतनी ज़्यादा गहरी हो जाती है कि उन्हें रोकना प्रैक्टिकली नहीं लगता, चाहे हम कितना भी लॉजिक लगा ले, कितने ही रूल्स लगा ले, चाहे कितने ही हाइजीन के कंसेप्ट उसके बीच में लाए, लेकिन इनसे जो है वो ये सारी चीज़ें रुकने वाली नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद है नो डाउट द कस्टम हैज़ इट्स डिसएडवांटेजेस। वी ऑल नो हैंड्स दैट वी शुड प्रिफर नॉट टू शेक, वर्म, क्लैमी हैंड्स, लिस्टलेस, फ्लैसिड हैंड्स, बोनी, एनर्जेटिक हैंड्स। दोस्तों इस लाइन में राइटर का ये मानना है कि हैंडशेक का जो कस्टम है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है और इसके कुछ क्लियर डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। राइटर बोलते हैं कि हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हाथ मिलाने की आदत में प्रॉब्लम्स होती है और हम सब ने ऐसे हाथ एक्सपीरियंस किए हैं जिनसे हमें हाथ मिलाना कभी कभी पसंद नहीं होता। जैसे कि कुछ लोगों के जो हाथ है वो बहुत ही गर्म और चिपचिपे से होते हैं, जैसे अनकंफर्टेबल हमें मतलब कि फील हो सकता है, और कुछ हाथ बिल्कुल ढीले और बेजान से होते हैं जिसमें कोई एनर्जी या फिर कोई इंटरेस्ट ही फील नहीं होता, और कुछ हाथ बहुत ही ज़्यादा पतले, सख्त या फिर हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रिप वाले होते हैं, जो हाथ मतलब कि हमें बिल्कुल दबा देते हैं। राइटर यहाँ पर ये पॉइंट समझा रहे हैं कि हैंडशेक सिर्फ एक पोलाइट ग्रीटिंग नहीं होती, बल्कि सामने वाले के हाथ का भी फील इंप्रेशन हमारे ऊपर छोड़ देता है, जो कभी कभी अच्छा लगता है तो कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड यानी कि अजीब लगता है। यानी कि यहाँ पर ये बात है कि हम चाह कर भी कई बार मना नहीं कर पाते, चाहे हमें पता हो कि सामने वाले से हाथ मिलाना हमारे लिए थोड़ा मतलब कि यानी कि अनकंफर्टेबल हो सकता है या फिर अनप्लेजेंट हो सकता है, क्योंकि सोसाइटी में हैंडशेक को रिफ्यूज़ करना मतलब कि सामने वाले को रूड माना जाता है। तो राइटर ये दिखाना चाहते हैं कि हैंडशेक के नुकसान सब जानते हैं, फिर भी ये आदत जो है वो चली आ रही है, क्योंकि कस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि लोग उस डिसकम्फर्ट को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। यानी कि वो जो है वो मतलब कि इस चीज़ से बचना चाहते हैं कि हम जो है वो रूड ना लगे, तो इसलिए वो जो है वो मतलब कि किसी भी तरीके के हैंड से मतलब कि हैंडशेक करना भी मतलब कि एक तरीके के लिए यानी कि एक बार के लिए वो अलाउ कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद हमारे राइटर कहते हैं द हॉरर एंड लोथिंग विथ विच यूराई हिप फिल्ड आवर यूथफुल माइंड वॉज कन्वेड मोर थ्रू द टच ऑफ हिज हैंड दैन बाय एनी अदर सर्कमस्टांस। दोस्तों इस लाइन में राइटर जो है वो एक लिटरेरी एग्जाम्पल देकर अपनी बात को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। राइटर कह रहे हैं कि जब हम बचपन या फिर यूथ के टाइम जो चार्ल्स डिकेंस का एक कैरेक्टर था यूराई हिप, उसके बारे में जब भी हम पढ़ते थे तो उस कैरेक्टर से जो डर और घिन हमें महसूस होती थी वो उसकी बातों से या फिर हरकतों से नहीं होती थी, बल्कि सबसे ज़्यादा उसके हाथ के टच से समझ आती थी। मतलब कि जैसे यूराई हिप का जो हाथ मिलाना था, जब भी उसका सीन आता था, यूराई हिप का जो हाथ मिलाने का सीन आता था, तो उसके हाथ का जो अजीब चिपचिपा और अनकंफर्टेबल टच है वही उसके कैरेक्टर को और भी ज़्यादा क्रीपी बना देता है। यानी कि राइटर का पॉइंट ये है कि हैंडशेक जो है वो सिर्फ एक न्यूट्रल एक्शन नहीं होता है, बल्कि उसमें सामने वाले की पर्सनालिटी का भी इंप्रेशन आ जाता है। एक्स्ट्रा तौर पर ये एग्जाम्पल हमें ये समझाता है कि टच का जो इफेक्ट है वो वर्ड से ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। एक गलत सा हाथ मिलाना किसी इंसान के बारे में नेगेटिव फीलिंग भी पैदा कर देता है, चाहे वो कुछ बोले या फिर ना बोले। इसलिए राइटर यहाँ पर इनडायरेक्टली ये बताना चाहते हैं कि हाथ मिलाने का जो एक्सपीरियंस है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि वो यादों में बस जाता है और किसी कैरेक्टर को या तो रियल पर्सन को या फिर यादगार बना देता है या फिर नापसंद बनाने में बड़ा रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद है इट वॉज अ कोल्ड डैंक हैंड दैट लेफ्ट अस हॉन्टेड विद द सेंस ऑफ ऑब्सीन विद एंड क्रीपी थिंग्स। आई नो द टच ऑफ दैट हैंड एज दो इट हैड लेन इन माइन एंड वेन एवर आई फील सच अ हैंड नाउ द विजन ऑफ अ क्रिंचिंग फॉनिंग फिगर डैम्स द प्रोसेसर ऑफ इट इन माई माइंड बियॉन्ड रिप्रीव। दोस्तों इस लाइन्स में हमारे राइटर अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनल रिएक्शन डिस्क्राइब कर रहे हैं और ये कंटिन्यूएशन है पहले ही यूरिया हिप के एग्जाम्पल का। राइटर बोलते हैं कि यूरिया हिप का जो हाथ है वो कोल्ड था यानी कि ठंडा था, और डैंक था यानी कि डैंक का मतलब होता है थोड़ा सा डैम्प यानी कि थोड़ा सा गीला गीला सा, थोड़ा चिपचिपा सा यानी कि अनप्लीजेंट था। और उस हाथ का जो टच है वो इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग था कि वो उनके माइंड में क्रीपी और ऑब्सेन फीलिंग्स क्रिएट कर गया। मतलब कि जैसे ही वो हाथ मिला उनके दिमाग में अजीब, अनकंफर्टेबल और थोड़े स्कैरी इमेजेस बन गए जो वर्ड से डिस्क्राइब करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। राइटर आगे बोलते हैं कि उन्हें अब भी उस हाथ का टच महसूस होता है, याद होता है,
यानी कि याद आता है तो वो मतलब कि जैसे उस तरीके से याद आता है जैसे कि अभी भी उनके हाथ में वो हाथ है। और जब भी वो ऐसे हाथ को फील करते हैं तो उनका माइंड ऑटोमेटिकली उस क्रिंजिंग फॉनिंग फिगर का मतलब होता है यानी कि वो शक्ल जो चिपकने वाली, ओवरली फ्लैटरिंग और क्रीपिंग लगती है, तो उसकी जो इमेज है वो जल्दी से उन्हें फील हो जाती है और वो इंसान उनके दिमाग में ऑलमोस्ट परमानेंटली जो है वो नेगेटिव मार्क छोड़ देता है। यानी कि राइटर यहाँ पर ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो हाथ मिलाना है वो सिर्फ पोलाइट जेस्चर नहीं होता है। हाथ का जो फील और टच है वो किसी की पर्सनैलिटी या फिर इंप्रेशन को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें यानी कि दिखाता है। ये क्लियरली बताता है कि हाथ मिलाना एक इमोशनल और फिजिकल एक्सपीरियंस दोनों होता है। इसीलिए एक अनकंफर्टेबल हैंडशेक इतना इम्पैक्टफुल हो सकता है कि सालों तक याद रहे और एक पर्सन के बारे में नेगेटिव परसेप्शन बना दे। इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद है इट मे बी अनजस्ट बट द हैंड क्लैस्प इज नो बैड क्लू टू मॉरल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ. There is a death in that hand was Coleridge's remark after parting from Keats. And there are times when we can say with no less confidence that there is a pollution or dishonesty or candor or courage in that hand. दोस्तों इस लाइन में राइटर एक इंटरेस्टिंग आइडिया समझा रहे हैं कि हैंडशेक सिर्फ फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है, यानी कि ये जो हाथ मिलाना है वो सिर्फ फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होता है बल्कि पर्सनालिटी और कैरेक्टर का भी सिग्नल दे सकता है। राइटर कह रहे हैं कि शायद ये थोड़ा अनफेयर हो, लेकिन हाथ मिलाने से हम किसी इंसान के मॉरल या फिर एथिकल क्वालिटीज़ के बारे में भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं, सिर्फ उसकी हेल्थ या फिर ग्रिप से नहीं बल्कि उसके हाथ मिलाने से। वो कॉलरिज का एग्जाम्पल देते हैं जो कीट से मिलने के बाद उसने कहा था कि देयर इज़ अ डेथ इन दैट हैंड, यानी कि मतलब कीट्स के जो हाथ है वो इतने ज़्यादा वीक, लाइफलेस और अनयूजुअल थे कि उसके हेल्थ और पर्सनालिटी के बारे में एक स्ट्रॉन्ग परसेप्शन यानी कि इंप्रेशन दे गए। राइटर आगे बोलते हैं कि कभी कभी हम कॉन्फिडेंटली ये भी कह सकते हैं कि किसी हाथ में पॉल्यूशन यानी कि गलत हैबिट्स या फिर नेगेटिव ट्रेट्स, डिसऑनेस्टी यानी कि झूठ, कैंडवर यानी कि सच्चाई या फिर करेज यानी कि हिम्मत का इंप्रेशन है। मतलब कि हाथ की फील, उसकी ग्रिप, उसकी वार्मथ, उसकी जो एनर्जी है वो सब मिलाकर हम सबकॉन्शियस लेवल पर सामने वाले के कैरेक्टर का थोड़ा अंदाज़ा यानी कि थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि वो इंसान कैसा है। एक्स्ट्रा बात यह है कि राइटर ये भी इम्प्लाई कर रहे हैं कि ये जो हाथ मिलाना है वो एक सटल कम्युनिकेशन का टूल है। वर्ड्स और एक्सप्रेशन के अलावा हाथ का टच भी हमारी इंस्टिंक्ट और ऑब्जर्वेशन को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये जो लाइन है वो ये बताती है कि हैंडशेक का इंपॉर्टेंस सिर्फ सोशल रिचुअल में नहीं है बल्कि ह्यूमन परसेप्शन और जजमेंट में भी है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद है सम पर्सनालिटीज सीम टू रिजॉल्व देमसेल्फ इनटू अ हैंडशेक, इट इज़ सो एलोक्वेंट दैट इट लीव्स नथिंग मोर टू बी डिस्कवर्ड अबाउट देम। दोस्तों इस लाइन में राइटर ये समझा रहे हैं कि कुछ लोगों का पर्सनालिटी का जो पूरा इंप्रेशन है वो हाथ मिलाते ही समझ आ जाता है। मतलब कि जैसे ही उनका हाथ हमारे हाथ से मिलता है तो उनका जो एटीट्यूड है, उनकी जो एनर्जी है, उनका जो कॉन्फिडेंस है, वार्मथ या फिर स्टिफनेस, सब कुछ क्लियर हो जाता है और हमें लगता है कि अब और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। राइटर यहाँ एग्जैजरेशन और ऑब्जर्वेशन का यूज़ कर रहे हैं कि हाथ मिलाने का तरीका, उसकी जो ग्रिप का फील है और टच का ओवरऑल इंप्रेशन इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो सकता है कि एक तरह से ये जो सामने वाले का जो मतलब कि बिहेवियर है, उसकी जो पर्सनालिटी है वो हमें बता देता है। यानी कि यहाँ पर हमारे जो राइटर है वो ये हाईलाइट कर रहे हैं कि हैंडशेक एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पावरफुल फॉर्म है जो कभी कभी वर्ड से भी ज़्यादा बता देता है कि सामने वाला इंसान कैसा है। यानी कि एग्जाम्पल के लिए अब मैं समझा देती हूँ कि एक मान लीजिए कि कॉन्फिडेंट और फर्म हैंडशेक वाला इंसान है तो उसे हम जो है वो इंस्टेंटली जज कर देते हैं कि ये बहुत ही रिलायबल और असर्टिव है, यानी कि बहुत ही अच्छा है। या फिर जबकि ये जो वीक या फिर लिम्प हैंडशेक होता है उससे हमें हेजिटेशन या फिर इनसिक्योरिटी फील होती है, यानी कि ऐसा लगता है कि जैसे सामने वाले इंसान में जान नहीं है या फिर वो हमसे कनेक्ट नहीं करना चाहता। तो ऐसा हमें लगता है जब कोई वीक मतलब कि हैंडशेक हमें मिलता है। राइटर का पॉइंट ये है कि हैंडशेक सिर्फ एक फॉर्मल ग्रीटिंग नहीं है बल्कि एक तरीके का ह्यूमन पर्सनालिटी का स्नैपशॉट भी है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद आगे हमारे राइटर कहते हैं देयर इज अ पीकर द पब्लिशर फॉर एग्जाम्पल हु एडवांसेस विद आउटस्ट्रेच हैंड एंड प्लेसेस इट इन योर्स एज दो इट इज समथिंग ही वांट टू गेट रिड ऑफ. It is cold pudding of hand or warm pudding of hand according to the weather, but cold or warm. It is equally a pudding. What are you to do with it? It is obviously doesn't belong to a peaker, or he would not be so anxious to get rid of it. You can't shake it, for it is as unresponsive as a jellyfish, and no one can shake hands heartily with a jellyfish. Handshaking must be mutual, or it is not at all. So you just hold it as long as civility demands, and then gently return it to Peaker, who goes and tries to get someone else to take it off his hands, so to speak.
दोस्तों, अब इस पैराग्राफ में राइटर एक फनी और एग्जैजरेटेड एग्जाम्पल देकर ये समझा रहे हैं कि हैंडशेक का जो एक्सपीरियंस है वो कभी कभी बहुत ही ऑकवर्ड हो सकता है और किसी की पर्सनैलिटी उस हैंडशेक से पूरी तरीके से समझ भी आ सकती है। राइटर कहते हैं कि कुछ लोगों की पर्सनैलिटी हाथ मिलाते ही समझ में आ जाती है। और फिर एक एग्जाम्पल देते हैं पीकर का। दोस्तों, पीकर एक पब्लिशर है और जब पीकर हाथ मिलाने के लिए आता है तो वो अपने हाथ ऐसे आगे बढ़ाता है जैसे कि वो कोई चीज़ सिर्फ आपके हाथ में डालकर उससे छुटकारा पाना चाहता हो। राइटर कहते हैं कि इस हाथ का जो फील है वो थोड़ा अजीब है, थोड़ा वियर्ड है, यानी कि कभी ठंडा होता है, कभी गर्म लगता है, जैसे कि कोई पुडिंग हो। और चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो, उसके हाथ जो है वो बिल्कुल यूजलेस और सॉफ्ट ही लगते हैं। राइटर ये पॉइंट एग्जैजरेट करते हैं और मजाक में दिखाते हैं कि ऐसे हाथ के साथ आप हार्टिली हैंडशेक कर ही नहीं सकते, क्योंकि हैंडशेक दोनों तरफ से एनर्जी और रिस्पॉन्स मांगता है। और ये हाथ बिल्कुल लाइफलेस है, जैसे कि कोई जेलीफिश जो टच में तो फील होता है पर रिएक्ट ही नहीं करता। इसीलिए आप बस पोलाइटली उसे होल्ड करके रखते हो, जैसे कि सोशल मैनर्स डिमांड करती है उस तरीके से, और फिर जेंटली उसके हाथ उसको वापस दे देते हो। और पीकर जो है वो फिर क्या करता है, तो फिर जाकर दूसरे किसी को ये ऑकवर्ड हाथ मिलाने का चांस दे देता है या फिर काम दे देता है। यानी कि राइटर ये शो कर रहे हैं कि ये जो हाथ मिलाना है वो सिर्फ फिजिकल एक्ट नहीं है, बल्कि म्यूचुअल एनर्जी और कनेक्शन भी चाहिए। यानी कि अगर आप उसी एनर्जी से हाथ मिलाते हो तो सामने वाले को भी उसी एनर्जी के साथ आपके साथ हाथ मिलाना चाहिए, तभी वो लगेगा कि आपने जो है वो मतलब कि एक अच्छी ग्रीटिंग की है। बिना रिस्पॉन्स के हैंडशेक मीनिंगलेस लगता है। ये एग्जाम्पल एक ह्यूमरस तरीके से ये भी हाईलाइट करता है कि हाथ मिलाने का जो एक्सपीरियंस है वो कभी कभी ऑकवर्ड भी हो सकता है और कभी कभी थोड़ा फनी भी हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझा है। दोस्तों, इसके बाद है एंड एट अदर एक्सट्रीम इज दैट हार्टी फेलो स्टबिंग्स द सॉर्ट ऑफ मैन हु हेल्स यू टॉम और जैक and proves by thumping on your back how he esteems your merit, but he does not thump on your back. He takes your hand if you are foolish enough to lend it to him and crushes it into a jumble of aching bones and shake your arms well nigh out of its socket. दोस्तों, इस पैराग्राफ में राइटर हाथ मिलाने के दो एक्सट्रीम्स दिखाते हैं और एक और स्ट्रॉन्ग और फनी एग्जाम्पल देते हैं स्टबिंग्स का। दोस्तों, राइटर यहाँ पर कह रहे हैं कि स्टबिंग्स एक ऐसे हार्टी यानी कि हार्टी एनर्जेटिक और फ्रेंडली टाइप आदमी है जो कैजुअली आपको फर्स्ट नेम से बुला देता है। यानी कि जैसे कि अगर आपका नाम टॉम है या फिर जैक है तो आपको टॉम या फिर जैक नाम से बुलाएगा और अपना रिस्पेक्ट और अप्रिसिएशन दिखाएगा। नॉर्मल लोग शायद ऐसे आदमी को समझते हैं कि वो थोड़ा फ्रेंडली बैक थंप करेगा, जैसे आई लाइक यू या फिर गुड जॉब दिखाने के लिए। लेकिन स्टबिंग्स का जो स्टाइल है वो थोड़ा अलग है। वो बैक थंप नहीं करता है, इंस्टेड वो आपके हाथ ले लेता है, अगर आप उसको दे देने में इतने ज़्यादा पागल हो तो। और फिर उस हाथ को इतने ज़्यादा ज़ोर से प्रेस और शेक करता है कि हाथ में दर्द हो जाए, ऑलमोस्ट जो आपकी हड्डियां है वो दर्द होने लगे और आपका आर्म का जो सॉकेट है वो निकलने जैसा फील हो। राइटर यहाँ पर ये दिखा रहे हैं, ये समझा रहे हैं कि हैंडशेक भी एक्सट्रीम में जा सकता है, यानी कि ज़्यादा हो सकता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो लाइफलेस और ऑकवर्ड हाथ मिलाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ओवर एनर्जेटिक या फिर ओवर पावरिंग हैंडशेक देते हैं, जो फिजिकल और इमोशनल दोनों लेवल पर इंप्रेशन क्रिएट करता है। यानी कि हमारे राइटर ये बताना चाहते हैं कि म्यूचुअलिटी और कंट्रोल हैंडशेक में इंपॉर्टेंट होता है। अगर दोनों साइड बैलेंस में नहीं है तो एक्सपीरियंस अनकंफर्टेबल या फिर इवन हमारा दर्द भरा एक्सपीरियंस भी हो सकता है। ये पैराग्राफ एक ह्यूमरस और एग्जैजरेटेड तरीके से ये भी दिखाता है कि हाथ मिलाना कभी कभी पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन, कभी कभी स्ट्रेंथ का डिस्प्ले या फिर कभी कभी ऑकवर्ड या फिर फनी सिचुएशन भी क्रिएट कर सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों, आगे कहा गया है दैट्स द सॉर्ट ऑफ मैन आई एम, ही सीम्स टू से नथिंग हाफ हार्टेड अबाउट मी सर, यॉर्कशायर टू द बैकबोन जानक राइट थ्रू सर, ओ टॉर्चर आई एम ग्लैड टू सी यू सर, अनदर जर्क, ही रिस्टोर्स योर हैंड एंड मैंगल्ड द पेन and you are careful not to trust him with an again at parting, and there is a limp and lingering hand that seems so overcharged with affection that it does not know when to go, but lies in your palm until you feel tempted to throw it out of the window. But though there are hands that make you shudder and hands that make you writhe, the ritual is worth the occasional penalty we have to pay for it. दोस्तों, इस पैराग्राफ में राइटर हाथ मिलाने के डिफरेंट पर्सनालिटीज और स्टाइल का मजाक और ऑब्जर्वेशन दोनों कर रहे हैं। राइटर पहले स्टबिंग्स का एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं और बोलते हैं कि स्टबिंग्स का जो हाथ है और उसका जो स्टाइल है वो बेसिकली ये कहता है कि मैं इतना ज़्यादा स्ट्रांग और पैशनेट हूँ कि मेरी एनर्जी फुल है, मैं किसी भी काम में हाफ हार्टेड नहीं हूँ, यॉर्कशायर से हूँ, मैं असली इंसान हूँ और मैं आपको सिंसियरली ग्रीट करता हूँ। राइटर फनी एग्जैजरेशन में लिखते हैं कि ओ टॉर्चर अनदर जर्क, दिखाने के लिए कि इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप हाथ को पेन दे रही है और आप अगले पार्टिंग में उस आदमी को अपना हाथ देने में केयरफुल हो जाते हो, यानी कि सावधान हो जाते हो कि आगे से इस इंसान को अपना हाथ देना ही नहीं है। फिर राइटर एक और एक्सट्रीम मेंशन करते हैं लिम्प एंड लिंगरिंग हैंड।
ये जो हाथ होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और इमोशनल फील कराते हैं और कभी कभी इतना ज़्यादा अफेक्शन शो करते हैं कि जैसे आपके हाथ को छोड़ना ही नहीं चाहते हो और आपको लगता है कि ये जो हाथ है वो आपके हाथों में बहुत ही ज़्यादा लंबे समय से टिके हुए हैं, तो आपका मन करता है कि इन हाथों को जो है वो विंडो से उठाकर फेंक दे। लेकिन राइटर ये भी समझा रहे हैं कि चाहे हाथ मिलाने में कभी ऑकवर्डनेस फील हो, पेन हो, डिस्कम्फर्ट हो, फिर भी ये जो रिचुअल है यानी कि हैंडशेक का जो कस्टम है वो सोसाइटी में मीनिंगफुल और इम्पॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स या पेनाल्टी के बावजूद हैंडशेक का जो एक्सपीरियंस है और इसका जो सोशल और इमोशनल पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। एक्स्ट्रा बात यह है कि राइटर यहाँ पर ह्यूमर और एग्जैजरेशन का यूज़ करके हैंडशेक के इमोशनल, फिजिकल और कल्चरल एस्पेक्ट को एक साथ दिखाते हैं कि हैंडशेक जो है वो कभी कभी तो बहुत ज़्यादा दर्द भरे हो सकते हैं, कभी फ़नी भी हो सकते हैं, कभी अफेक्शनेट भी हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल एक इम्पॉर्टेंट रिचुअल है जो ह्यूमन कनेक्शन दिखाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। अब दोस्तों हमारी आखिरी कुछ लाइंस आती है। इट इज़ द हैप्पी मीन बिटवीन द ओरिएंटल्स फॉर्मल सलाम एंड द रशियंस एनॉर्मस हग, एंड इफ इट हैज़ लेस डिग्निटी दैन इट हैज़ मोर वार्मथ एंड मोर ऑफ द स्पिरिट ऑफ ह्यूमन कॉमरेडशिप. We shall need a lot of medical evidences before we cease to say with the most friendly of all poets. दोस्तों इस लाइन में राइटर हैंडशेक का एक बैलेंस पॉइंट समझा रहे हैं। राइटर कह रहे हैं कि हैंडशेक एक हैप्पी मीन है, मतलब कि परफेक्ट मिडिल ग्राउंड है। अगर हम ग्रीटिंग्स को कंपेयर करें तो ओरिएंटल कल्चर्स में ग्रीटिंग ज़्यादा फॉर्मल और रिजर्व्ड होती है, जैसे कि सलाम करना या फिर थोड़ा झुकना, और रशियन स्टाइल में ग्रीटिंग्स बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाती है, मतलब कि एक बड़ा सा हक करना या फिर ओवर द टॉप अफेक्शन या फिर किसिंग जिसे हम कह सकते हैं। हैंडशेक इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच का बैलेंस्ड वर्जन है, यानी कि सिंपल और फ्रेंडली तरीका है। राइटर बोलते हैं कि शायद हैंडशेक में फॉर्मल ग्रीटिंग जैसा डिग्निटी नहीं है, लेकिन इसमें वार्मथ है, सिंसियरिटी है, ह्यूमन कॉमरेडशिप है, यानी कि दोस्ती और म्यूचुअल रिस्पेक्ट ज़्यादा दिखाई देती है। राइटर आगे ये भी हिंट देते हैं कि हैंडशेक बिल्कुल बैन कर देना सिर्फ हेल्थ के लॉजिक के लिए ये शायद बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें लॉट ऑफ मेडिकल एविडेंस चाहिए होंगे तब जाकर हम इतना डिसाइड करेंगे कि हैंडशेक को छोड़ देना चाहिए। मतलब कि हेल्थ के कंसर्न के बावजूद ये रिचुअल वैल्यूएबल है। और एक्स्ट्रा बात यह है कि राइटर ये भी इम्प्लाई कर रहे हैं कि हैंडशेक सिर्फ एक सोशल कस्टम नहीं है, बल्कि ह्यूमन कनेक्शन और फ्रेंडशिप का सिंबल भी है, जो वर्ड्स और फॉर्मेलिटी से ज़्यादा वार्मथ और पर्सनल टच दिखाता है। और ये जो लास्ट लाइन है उसमें पोइट का रेफरेंस देकर ये पॉइंट और भी स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है कि हैंडशेक अभी तक फ्रेंडशिप और ह्यूमैनिटी का एक पावरफुल एक्सप्रेशन रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि ये हैंडशेक वाला जो कल्चर है वो चाहे आप कितने ही बहाने बनाओ कि हेल्थ का इश्यूज़ आ सकते हैं या फिर कुछ और है, तो ये हैंडशेक वाला जो कस्टम है वो कभी भी छूटने वाला नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे इस ऐसे का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म होता है। ओवरऑल इस ऐसे का मेन मैसेज ये है कि हैंडशेक सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि ह्यूमन कनेक्शन, वार्मथ और दोस्ती का सिंबल है। राइटर मानते हैं कि हैंडशेक से कुछ नुकसान भी है, तो कुछ ऑकवर्ड मोमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि अजीब या फिर दर्द भरे हाथ मिलाना, हाइजीन का इश्यू या फिर अनकम्फर्टेबल एक्सपीरियंस। लेकिन फिर भी ये जो कस्टम है वो लोगों की लाइफ में डीपली बस चुका है, रूटेड है। डिफरेंट कल्चर्स के अलग अलग ग्रीटिंग स्टाइल्स होते हुए भी हैंडशेक एक बैलेंस तरीका है, जो ना ही तो ज़्यादा फॉर्मल है और ना ही ज़्यादा एक्सट्रीम है, जिसमें सिंसियरिटी और कॉमरेडशिप दोनों फील होती है। राइटर ये दिखाते हैं कि हाथ मिलाने से किसी इंसान की पर्सनालिटी, उसका नेचर और उसका इंटेंशन का भी अंदाज़ा लग जाता है। इसीलिए ये जो रिचुअल है वो सिर्फ फिजिकल एक्शन नहीं है, बल्कि इमोशनल और सोशल बॉन्डिंग का भी इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिससे कि लोग आसानी से छोड़ नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे इस ऐसे में हमें समझाया गया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये जो ऐसे है वो अच्छे से समझ आया हो और पसंद भी आया हो। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।